नमस्कार, मैं निशांत पुनः स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। बच चुके हैं साथ और आप सभी जुड़ चुके हैं साइंस की क्लास में। ठीक है दोस्त, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं सेशन। आपसे एक मात्र निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आपकी, आप उसको कर लीजिएगा। और कब करिएगा, जब वीडियो देख लीजिएगा तब। नए हैं, पुराने हैं, सब्सक्राइब किया तो कोई बात ही नहीं है, और पुराने होकर भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, एक ही बार कहते हैं, बाकी आपकी जिम्मेदारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्या दोस्त, पहला प्रश्न है आपका, सहज प्रणाली का परिवर्धन। 50 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं, लिस्ट आप जाके देख लीजिएगा साइंस की, उसमें हम लोग 2 पार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट है आज। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली का कार्य है? प्रणाली का विकास, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। 55वीं बीपीएससी 2011 का प्रश्न है, बताइए। सहज प्रणाली परिवर्धन, ये आपको बताना है। तो आपको पता है एक चीज कि सहज प्रणाली जो होती है ये मुख्य तंत्रिका का एक पार्ट है। किसका? मुख्य तंत्रिका का एक पार्ट है कि साहब इसमें यह सहज प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। अतः सहज प्रणाली विकास को प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया सकता है। किस प्रक्रिया में? स्वपोषी क्रिया के रूप में। तो ऑप्शन सी क्या बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं दोस्त। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, मेडुला, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2018 का प्रश्न दोस्त, जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, ठीक है, करके चर्चा करते दोस्त। अगर हम सेरिबेलम की बात करते हैं, अगर आपसे जैसे पूछ लिया भाई सेरिबेलम का क्या काम है, तो सेरिबेलम का हमेशा एक काम ऐसा समझिए आप, जैसे सेरिब्रम आपसे पूछ ले तो सेरिब्रम क्या करता है? भ्रम दूर करता है। सेरिबेलम क्या करता है दोस्त? तो सेरिबेलम जो है ये आपके जो क्रियाकलाप उनको नियंत्रित करता है। मामला क्लियर है? अगर हम मेडुला ऑब्लांगेटा की बात करते हैं दोस्त, तो ये रक्त दाब, आहार नाल जो हमारे, और जैसे हृदय की संरचना, जो धड़कनें होती हैं, इनको नियंत्रित करता है। मामला क्लियर है? अगर हम यही बात कर लें भाई थैलेमस की, थैलेमस क्या करता है? थैलेमस दर्द दर्द को नियंत्रित करता है, ठंडा गर्म, मतलब ऐसे। और हाइपोथैलेमस की बात कर लें तो हाइपोथैलेमस क्या करता है दोस्त? हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, घृणा, प्यार, ये सारी चीजें नियंत्रित करता है। पूछा क्या आपसे? शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? शरीर का तापक्रम, भाई जाहिर सी बात है, हमारा बीपी कब हाई होना, कब क्या चीजें होनी है, सारी चीजें कौन ये तय करता है? आपका हाइपोथैलेमस। जो शरीर का तापक्रम है 98.6 डिग्री, है ना, तो भैया ये कौन करता है? ये यही नियंत्रित करता है, भाई यही हाइपोथैलेमस ही करता है। देखते हैं बुखार उखार हो जाता है तो ये किसका पार्ट है? ये हाइपोथैलेमस बताता है। शरीर गर्म ठंडी ये सारी चीजें बताता है, भूख प्यास सारी चीजें यही बताता है हाइपोथैलेमस। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। पिछला क्वेश्चन क्या था? शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, प्री 2018, और उसके बाद प्री 2019 फिर पूछा क्या? शरीर का तापक्रम मेडुला नियंत्रित करती है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। बताइए, 2018 में पूछा, फिर 2019 में पूछ दिया है। तो ये हमारी बीपीएससी है दोस्त। ऐसी बीपीएससी को बार बार क्या करते हैं हम लोग? सलाम करते हैं। ठीक है, आपको एक चीज पता है दोस्त कि अगर हम बात कर लेते हैं कि सेरिबेलम, हमने बताया ना अभी, भाई सेरिबेलम जो होता है ये क्या करता है? भाई सेरिबेलम जो है ये शरीर का संतुलन बनाता है। ठीक है, थैलेमस क्या करता है भैया? ये आपको थैलेमस ठंडा गर्म ये बताता है। मेडुला क्या करती है? जो हृदय हो गया, रक्तदाब हो गया, हृदय की धड़कनें हो गई, जो आहार नाल का कमान कुंचन, इसको नियंत्रित करता है दोस्त। किसको? इसको नियंत्रित करता है। उसके बाद आपको बचता है क्या? तापक्रम नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम के बदलाव से, जीन के मिश्रण सफलिंग से, उपयुक्त सभी। यह 2011 का प्रश्न है, बताइए इसका जवाब दीजिए दोस्त। इसका जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 54। मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर आपसे ये पूछा जाए कभी भी कि भाई जो इसका निर्माण कैसे होता है, तो जाहिर सी बात है लैंगिक जनन से अनुवांशिक जो विचरण होता है, जैसे मान लीजिए पिताजी अगर बहुत बड़े माफिया गुंडा है तो देखते कभी कभी चेंज हो जाता है, तो वो और कभी कभी सेम टू सेम आ जाता है, मतलब कुछ ना कुछ गुण व्यवहार मिलता है। किस बेस पे? भाई जाहिर सी बात है जीनों का सम्मिश्रण होगा, ब्लीडिंग होगी, बात बिल्कुल सही है। क्रोमोसोम में बदलाव होगा, जाहिर सी बात है क्रोमोसोम बदलाव होना तभी बच्चा पैदा, वो सारी चीजें होनी है। जीन के मिश्रण में सफलिंग होगी, बिल्कुल बात सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त सभी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्त। 55 नंबर, डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? आर्थर कॉर्नवर्ग ने, रॉबर्ट हुक ने, एडवर्ड जेनर ने, जोसेफ लिस्टर ने। बताइए दोस्त, क्या डीएनए, आपको चीज पता है डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की चर्चा बार बार होती रहती है। अगर आपसे यही पूछा जाए
डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स मॉडल, ये कौन खोजा था? तो ये भैया वाटसन और क्रिक खोजे थे। कौन? वाटसन एंड क्रिक। ठीक है। अगर बात कर लें एडवर्ड जेनर की दोस्त, ये तो यहाँ पे वाटसन डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल की बात हुई है। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? चेचक के टीके की खोज। क्या? चेचक के टीके की खोज, चेचक के टीके की क्या हुई थी? खोज किए थे ये। ठीक है, खोज किए थे। और यही जो एडवर्ड जेनर है, इन्हें क्या कहा जाता भैया? इन्हों एडवर्ड जेनर को ही ये जो है, जैसे जब ये इन्होंने खोज किया था तो एडवर्ड जेनर मतलब इनको पिता कहा जाता है, इम्यूनोलॉजी का पिता। कुछ चीजें याद नहीं रहती। इम्यूनोलॉजी का पिता। क्या? इम्यूनोलॉजी का पिता, इम्यूनोलॉजी का पिता, इम्यूनोलॉजी का पिता। ठीक, इम्यूनोलॉजी का पिता, ये भी प्रश्न आ चुका है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज की थी। अब हमसे पूछेगा डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया था? तो भैया ये थे आर्थर कॉर्नबर्ग। कौन थे? आर्थर कॉर्नबर्ग थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका की बात आएगी रॉबर्ट हुक। आगे बढ़ते हैं। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? आर्विड कार्लसन, जॉन एफ एंडरसन, रॉबर्ट वी लफलिन, वाल्टर कोहन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2020 का प्रश्न बताइए। पार्किंसन बीमारी, इसके उपचार के लिए किसको भैया दिया गया था नोबेल पुरस्कार? तो ये जो है पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए जो ये थे आपके स्वीडिश वैज्ञानिक थे। कौन थे? आर्विड कार्लसन। थोड़ा सा कहानी इसके विषय में सुनाते हैं आपको। आर्विड कार्लसन थे और इन्होंने जो वर्ष 2000 में जो है मेडिसिन, फिजियोलॉजी ऑफ मेडिसिन, मतलब फिजियोलॉजी और मेडिसिन दोनों में जो है इनको सम्मानित किया गया था। और इन्होंने डोपामाइन एक खोजा था, जो मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है। पार्किंसन रोग के दौरान जो मस्तिष्क के कोशिकाओं का क्षय होने लगता है, तो वो बेसिकली टर्मर या रिजिडिटी या ये कह सकते हैं कि भाई उसमें अक्षमता का कारण बनता है। और उसके शोध से यह ज्ञात हुआ कि पार्किंसन रोग जो होता है यह मस्तिष्क के कुछ भाग में डोपामाइन की कमी के कारण होता है। अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई पार्किंसन बीमारी होती है किसकी कमी से? डोपामाइन की कमी से। किसके कमी से? डोपामाइन की कमी से। डोपामाइन की कमी से होती है। मामला क्लियर दोस्त? डोपामाइन की कमी से ये बीमारी आपकी होती है। ठीक है, डोपामाइन की कमी से। मामला क्लियर मेरे भाई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं भैया। क्या है? ऑप्शन ए इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 फरवरी, 14 मई, 14 सितंबर, 14 नवंबर। 2011 का प्रश्न बताइए। देखिए जो डायबिटीज डेज है ना, डायबिटीज दिवस, तो भैया मधुमेह रोग है, बताओ इंसुलिन के कमी से होता है। ठीक है, तो भैया इंसुलिन के जो है उसमें, तो ये डायबिटीज रोग जो है ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सबसे छोटा जीव जो स्वयं के विकास में प्रजनन करने में समर्थ है? विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरियोफेज। 2015 का प्रश्न बताइए। सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्वयं के विकास और प्रजनन करने में क्या है? सफल है मेरे दोस्त। बताइए इसका सही जवाब। तो आपको एक चीज आएगी, जैसे जब हम सभी लोग मट्ठा उट्ठा पीते हैं ना, दूध वाला, भाई सबसे छोटा जीव जो है वो माइकोप्लाज्मा ही तो है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा दूध है, सबसे छोटा जीव है। और माइकोप्लाज्मा जो है ये स्वयं के विकास और प्रजनन करने में क्या रहता है दोस्त? ये समर्थ रहता है। मामला क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 59 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? लाइकेन, विषाणु, जीवाणु, शैवाल। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से 2019 का प्रश्न बताइए इसका सही जवाब। निम्नलिखित में किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो भैया वो होती है विषाणु। क्या? विषाणु जो वायरस है, वायरस जो शब्द है ये बेसिकली लैटिन भाषा का शब्द है। किसका? लैटिन भाषा का शब्द है। ये अति सूक्ष्म होते हैं, रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन के आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड हैं। विषाणु पोषक कोशिकाओं के बाहर ना तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं और ना ही इनका कोई द्विगुणन हो सकता है। तो बेसिकली इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विषाणु हो जाएगा। मामला क्लियर है मेरे दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? 60। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, याद रखिएगा, द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम
आह्वान किसके प्रतिरोध के कार्यरत है? डेंगू के लिए, पोलियो के लिए, HIV एड्स के लिए, फाइलेरिया के लिए। 2011 का प्रश्न है, बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 60 नंबर। बिल तथा मेलिंड गेट्स फाउंडेशन, देखिए ये आह्वान जो ऐप है ना, तो ये आह्वान जो ये कार्यक्रम चल रहा है, ये बेसिकली HIV एड्स के लिए है, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्त? इसकी शुरुआत हुई थी 2003 में। कब हुई थी? 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। और किसके लिए? HIV एड्स के लिए, ठीक है। चलिए 61 नंबर क्या दोस्त? सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, अमेरिका में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। भैया सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण आपको तो एक नाम बहुत अच्छे से पता होगा, क्या? सबसे पहले मानव हृदय प्रत्यारोपण कौन किए थे? क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्या था? क्रिश्चियन बर्नार्ड थे, बर्नार्ड, ठीक है। क्रिश्चियन बर्नार्ड जो है, ये सबसे पहले व्यक्ति थे जो क्या किए थे? हृदय का प्रत्यारोपण किए थे, ठीक है। तो ये थे कहाँ के? बेसिकली ये थे भैया किसके? अब दक्षिण अमेरिका के थे, अमेरिका के थे, कहाँ? या अफ्रीका के थे, कहाँ के थे? तो भैया ये थे आपके दक्षिण अफ्रीका के, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के थे ये, बात क्लियर है। प्रसिद्ध सर्जन थे और इन्होंने किया था। जीवाणु की खोज किसने की है? फ्लेमिंग ने, लेम्बल ने, टेमिन ने, ल्यूवेनहॉक ने। तो भैया फ्लेमिंग दाएं हाथ का नियम बाएं हाथ का नियम दिए थे, ये तो वाले हैं, तो ये भी गलत और ये भी गलत। इसमें सही जवाब हो जाएगा एंटवी ऑन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। ये कभी कभी ऐसे देता है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। और सबसे पहले एंटोनी वैन लीवेनहॉक ने जो है इसकी खोज करी थी। और एंटोनी वैन लीवेनहॉक को इस सूक्ष्म विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या? सूक्ष्म विज्ञान का जनक, सूक्ष्म विज्ञान का जनक जो है, ये इन्हीं को कहा जाता है, सूक्ष्म विज्ञान का जनक। मामला क्लियर है? सूक्ष्म विज्ञान के जनक इन्होंने जो है, अगर बात करें कि भाई इन्होंने इसकी खोज कब करी थी, तो ये करीब 1676 के आसपास उन्होंने करी थी, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से इन्होंने जीवाणुओं की पहचान करी थी, बात क्लियर है। तो ये सारी चीजें हैं मेरे दोस्त, ठीक। जिसे अभी आपसे पूछा जाए कि इम्यूनोलॉजी के पिता कौन है, तो इम्यूनोलॉजी के पिता आपके जेनर हो जाएंगे, ठीक है। तो वो भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, याद रख के रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपसे पूछे सूक्ष्म विज्ञान के जनक लीवेनहॉक, जीवाणु की खोज किसने की थी? लीवेनहॉक ने। इम्यूनोलॉजी के जनक एडवर्ड जेनर, जेनर ने क्या किया था? चेचक की टीके की खोज की थी। चलिए 63 नंबर। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता हुआ है? बैक्टीरिया, वायरस, परमाणु प्रोटीन, रेडियोधर्मी पदार्थ, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। 2022 का प्रश्न बताइए दोस्त। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को सामान्यतः जो है ये जीवाणुओं द्वारा उपयोगी पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है ना। बायोडिग्रेडेबल जितने होते हैं जीवाणुओं द्वारा इनको क्या होता है भैया? ये किया जाता है। जीवाणु कहते हैं किसको? वायरस कहते हैं कि बैक्टीरिया कहते हैं? तो भैया ये तो बैक्टीरियन रहेगा। वायरस देखिए होता क्या है, कभी कभी अंग्रेजी और हिंदी ये दोनों जानना पड़ता है आपको। विषाणु और इसको बोलते हैं जीवाणु, ठीक है, जीवाणु। तो भैया इसका अभी जीवाणु जनित विषाणु बीमारी वाले सब बता देंगे आपको, ठीक है। कणीय तत्व क्या है? ठोस अपशिष्ट है, वायु प्रदूषक है, जल प्रदूषक है, मृदा प्रदूषक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। 2016 का प्रश्न है, बताइए दोस्त भाई कणीय तत्व क्या है? क्या कणीय तत्व क्या है दोस्त? कणीय तत्व जो है ये बेसिकली जो पार्टिकुलेट मैटर है, ये बेसिकली इनको क्या कहा जाता है? कणीय प्रदूषक कहा जाता है। क्या? कणीय प्रदूषक कहा जाता है इनको, ठीक है। जो वायु में अत्यंत सूक्ष्म कणों व तरल के सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण होता है। यह वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारक है। तो भैया इसमें आपका क्या है भैया? ये है आपका वायु प्रदूषक, ठीक है। कणीय तत्व क्या है? वायु प्रदूषक है। संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? फ्लोएम से, पैरेन्काइम टिश्यू से, मेरिस्टेम से, जाइलम टिश्यू से। 2011 का प्रश्न है। देखिए जाइलम फ्लोएम दोनों जो है बड़े महत्वपूर्ण हैं, समझ रहे हैं। इसमें आपसे जैसे अगर हम ये कहें कि भाई जड़ द्वारा अवशोषित किया गया जल खनिज पोषक तो पूरे पौधे में किसके माध्यम से जाता है? तो आप एक चीज समझिए, ज से जाइलम होता है और ज से जड़ होता है, तो किसके द्वारा ले जाता है? तो भैया ये ले जाता है जाइलम टिश्यू के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होगा? 31 डिग्री सेल्सियस, 58.4 डिग्री सेल्सियस, 36.9 डिग्री सेल्सियस और 31.5 डिग्री सेल्सियस। 96 प्रश्न बताइए। सेल्सियस स्केल पूछा है, फारेनहाइट नहीं दोस्त। भाई फारेनहाइट होता तो हम ये कहते हैं 98.4 फारेनहाइट, तब फारेनहाइट पे ये हो जाता।
ये है फारेनहाइट का तापमान, फारेनहाइट का, ठीक है। तो भैया हमसे फारेनहाइट ने हमसे क्या पूछा, सेल्सियस, इसलिए पहले तो यही गलत काटी, पहले ये गलत काटी है, बाकी और बाद में देखेंगे अभी क्या क्या गलत होगा। तो आपको पता है कि भाई मानव शरीर का तापमान अगर उसको हम डिग्री सेल्सियस परिवर्तित करते हैं तो वो कितना हो जाता है, 36.9 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी क्या, बिल्कुल 31 का तो कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है, 31 का या तो 36.9 डिग्री होगा या फिर 98 होगा, ठीक है। तो भाई 98 तो फारेनहाइट वाला होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, 67। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता रक्त ग्रुप होता है ए बी ओ और बी। बताइए भाई कौन होता है सर्वदाता सर्वग्राही। जैसे मैं इसकी बात करूं, ये बार बार आपसे कहीं ना कहीं प्रश्न पूछा ही जाता है कि भाई सर्वदाता कौन है और सर्वग्राही कौन है, ठीक है। तो एक चीज समझिए आप, भाई सर्वदाता जो, जैसे मैं हूं, मेरा ब्लड ग्रुप जो है ए बी है, क्या है, मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी पॉजिटिव मैं हूं, ठीक है। और किसी का ब्लड ग्रुप ओ रहे, ओ पॉजिटिव या जैसे ओ रहे अगर केवल, ठीक है, माफ करिएगा, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव जो सार्वभौमिक दाता होता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ओ पॉजिटिव है तो हम, जैसे मैं हूं तो मैं जो है रक्त दे सकता हूं किसी को भी, लेकिन मेरा रक्त किसको दिया जाए, केवल जो, जैसे मैं ए बी पॉजिटिव हूं तो भैया अगर मुझे कभी जरूरत पड़ी मैं पूरी दुनिया से खून ले सकता हूं अगर मुझे जरूरत पड़ी तो भैया ए बी पॉजिटिव क्या होता है, सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही होता है, ठीक है। लेकिन ओ पॉजिटिव क्या होता है भैया, ओ नेगेटिव क्या होता है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सार्वभौमिक स्वीकार्य है, क्या है। जैसे अगर बात कर लें कि भाई सार्वभौमिक स्वीकार्य, अगर बात कर लें कौन सा, जबकि ओ ए बी क्या है, सर्वग्राही है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, वो क्या है, सार्वभौमिक दाता है। मतलब हमको चाहिए तो हमको दे देगा, आप ए वाले हैं आपको भी दे देगा, बी वाला है उसको भी दे देगा, सी वाला है उसको, सबको देता फिरता है। तो भैया ओ निगेटिव क्या है, सर्वदाता है, सर्वदाता। ये प्रश्न आ चुका है ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव वाला, इसलिए मैं आपको ये वाली चीज डिस्कस कर रहा हूँ। ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव आपके एग्जाम में आ चुका है, कभी कभी आप जिसे ज्यादा है उस टाइप का एग्जाम है, बाकी ए आपसे ओ दे देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा, रक्तदाता सर्वदाता, सर्वदाता बोले तो आपका ओ हो जाएगा माफ करिएगा, सर्वदाता अगर पूछेगा दोस्त, सर्वदाता तो सर्वग्राही ये होगा, सर्वदाता आपका हो जाएगा। चलिए ए भी क्या है, सर्वग्राही है, सर्वग्राही, इसी में कंफ्यूजन होता है सर्वदाता सर्वग्राही में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा, अभी जस्ट बताओ ना, ए होता है, ए बी होता है, ए बी होता है, भाई ओ तो क्या होता है, ओ होता है सर्वदाता, सबको देता है, कर्ण है, दानवीर कर्ण, और ये क्या है, ये है स्वीकार, मतलब ये क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, हड्डियों की हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत होती है, जियोलॉजी, सेरोलॉजी, ओरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से 2019 का प्रश्न है। मैराथन क्लास आपकी 3 तारीख को होगी, मैराथन की क्लास जो आपकी होगी वो 3 तारीख को होगी, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसमें बात करते हैं दोस्त, जैसे आपसे हम बात करें कि भाई जियोलॉजी क्या होता है, तो जियोलॉजी जो है ये पृथ्वी के अंदर, जियोलॉजी संबंध किससे होती है, पृथ्वी से संबंधित होती है। जियोलॉजी नहीं है ये, जियोलॉजी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। अगर हम बात करें सेरोलॉजी की, तो भैया सेरोलॉजी के अंतर्गत जो होता है ये सीरम का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन, सीरम का अध्ययन होता है, सीरम का। और अगर हम आपसे ये कहें कि ओरोलॉजी क्या होता है, तो भैया ओरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। किसका, पर्वतों का, किसका दोस्त, पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। और बचता ऑस्टियोलॉजी, तो ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, 13, 31, 37, 12। 2002 का प्रश्न, बताइए कशेरुक रज्जु में कितनी तंत्रिकाएं निकलती हैं दोस्त। तो आपको एक चीज पता है, कशेरुक रज्जु में जो कितनी तंत्रिकाएं होती हैं, भैया 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, याद कर लीजिएगा। कशेरुक तंत्र में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं हैं, 31 जोड़ी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, 4, 12, 20, 28। अच्छा होते क्या क्या है, थोड़ा सा ये भी, जैसे कभी कभी आपसे पूछता है फार्मूला क्या होता है दंत सूत्र का, तो दंत सूत्र अगर आपसे पूछे, दंत सूत्र थोड़ा सा ये भी जान लीजिए, बाकी तो जानते रहेंगे आप। दंत सूत्र क्या होता है भैया, जैसे आपसे ये पूछता है कि भाई 2 2 1 3 होता है कि 2 1 2 3 होता है, 2, जैसे ये देखिए 1 मिनट, 2 1
2 3 और 2 1 2 3। अब इसका होता है, ये कैसे मानेंगे भाई, ICP-MM होता है, ICPM-M, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये कंडीशन होती है दोस्त, ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई कितने दांत होते हैं, तो आपको पता है मनुष्य के जीवन काल में जो जैसे पूरे दांत कितने होते हैं भैया, जैसे 32 दांत होते हैं पूरे शरीर में, उसमें है ना। उसमें भी अगर आपसे ये कहें कि भाई कितने दांत जो है ये 16 इधर 16 उधर ऊपर, इसे ये तो क्लियर है ना। 20 दांत जो होते हैं वो 2 बार निकलते हैं, जो 20 दांत, क्या 20 दांत 2 बार, और 12 दांत केवल 1 बार, ठीक है। बताइए क्या पूछा है, 2 बार कितने निकलते हैं, तो 20 2 बार निकलते हैं, और 12 कितने होते हैं, 1 बार। में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। 72 नंबर, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, 28 30 32 34। 1994 का प्रश्न है, बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होता है, खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है। तो आपको तो खोपड़ी वाली पता है कि हाँ 28 होती है, लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि भाई कान जैसे कपाल में कितनी होती है, तो आप एक एक लिख लीजिए, कपाल की, कपाल में कितनी होती है भैया, 08 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। अगर आपसे पूछे मुख की, अगर हम आपसे पूछे मुख में कितनी हड्डी होती है, तो वो होती 14। भाई चेहरा वाला, चेहरे में 14 होती ना। कंठिका में कितनी होती है, तो भैया कंठिका में तो एक ही होती है, कंठिका में, कंठिका में कितनी होती है, 1 होती है। अगर आपसे पूछे कान में, तो भैया कान में कितनी होती है, ये होती 6। तो 14 6 20 2 22, 14। अगर यहाँ पे जैसे जोड़ेंगे इसको तो 14। अब ये तो अलग अलग, इसमें कुछ हड्डियां मिलती हैं, तो आप इसको जैसे जोड़ेंगे तो 14 दूनी 28 अब 1 29, पूरा जो है ये आपका आ जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे तो वो दे नहीं रखा है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 28 ही क्या होगा, मान्य हो जाएगा। फिलहाल एक वयस्क मानव शरीर में जो है कुल 206 हड्डियां होती हैं, उसमें से जो हमसे पूछा गया है खोपड़ी की, तो ये आपकी ना इतनी होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है, कीलक होती है, बताओ भैया। और हमारे शरीर के विषय में हमसे पूछ रहा है, हमको इसमें भी जानकारी नहीं है। दरअसल है क्या, बीपीएससी देखिए 94 प्रश्न है ये, ठीक है। अब हमसे पूछ रहे कि भाई होती कैसी है, तो आपको अब इसमें आप पता दिमाग बहुत ज्यादा लगाएंगे, अरे यार ये तो खोखली तो नहीं होती होगी, सरंध्री होती होगी, ठोस होती है। भाई जाहिर सी बात है, पैर की हड्डी है तो होगी कैसी, ठोस होगी, नॉर्मल सी जब बात है, आपको ये बताना था। और 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग 100 200 300, इस प्रश्न में से कोई नहीं। तो 1996 प्रश्न है, लगभग पूछा है दोस्त, ये भी आपका रखना है कि भाई लगभग कितनी हड्डियां होती हैं। तो आपको पता है कि भाई 20 वर्ष की अवस्था में करीब 206 हड्डियां होती हैं। एक अच्छी कंकाल होता है, एक उपांगी कंकाल होता है। तो इसमें आपका सही सही देखा जाए तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 75 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है, निकटेटिंग पर्दा, कर्णपालिका की कर्णभाषा मांसपेशियां, ऑरिकुलर मसल्स ऑफ पिन्ना, सामने वाले चपटे दांत, कृंतक या इंसीजर इसको बोलते हैं, वर्मी फर्म अपेंडिक्स इसको बोला जाता है। तो ये 2004 का प्रश्न है दोस्त, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 75 नंबर, इसका सही जवाब क्या होगा, कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है, ये पूछा है। नहीं है, सिर्फ जैसे अवशेषी अंग तो भाई पर्दा भी है, ये भी है, कर्णपल के मांसपेशियां जाहिर सी बात है, ये भी है, वर्मी फर्म अपेंडिक्स है, ये भी है। लेकिन दांत जो है भैया, दांत कहीं से भी अवशेषी अंग नहीं है। ऑप्शन सी क्या बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन है, बैक्टीरिया है, डीएनए है, एंजाइम है, इंसुलिन है, ठीक है। 2001-2 का प्रश्न बताइए, सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया तेज करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो एक चीज आपको पता है कि भाई हम अभी उस दिन पढ़ रहे थे ना, एंजाइम का क्या काम है। तो एंजाइम का बेसिकली यही काम है कि वह जो एंजाइम क्या है, एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है, क्या भैया, जैविक उत्प्रेरक है, जैविक उत्प्रेरक है, ठीक है। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक। अगर हम बात करें एंजाइम की दोस्त, तो एंजाइम जो है एक जैविक उत्प्रेरक है जो एक प्रोटीन है, और अन्य उत्प्रेरक की तरह जो है यह क्रिया को तेज करता है।
जीवों में ज्यादातर क्रिया एंजाइम की उपस्थिति में होती है और उत्प्रेरक के रूप में यह अग्र और उत्क्रम फॉरवर्ड या जो है रिवर्स दोनों प्रकार का कार्य करता है। इसलिए यह पदार्थ के निर्माण और संश्लेषण दोनों को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। बात क्लियर है? चलिए, इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है वह चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बता भैया खट्टा विटामिन कौन सा है? एक खट्टा वाला विटामिन कौन सा है? तो एक चीज तो क्लियर है दोस्त, विटामिन ए पूछा जाता है रेटिनॉल, ठीक। विटामिन बी B1 थाई, B2 डाई, B3 से पीपी वो होता है। विटामिन सी भाई स्कर्बी एसिड, स्कर्बिक एसिड से स्कर्बी रोग होता है। विटामिन डी इसी से हड्डी वाला रोग होता है। भैया देखो एक एक चर्चा करते हैं, भाई खट्टा कौन सा होता है? फल पाया जाता है विटामिन सी में, जितने खट्टे फल होते हैं विटामिन सी के स्रोत होते हैं, जैसे आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद, ये सारे के सारे जो है विटामिन सी वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध किसका घटिया स्रोत है? घटिया स्रोत है किसका? कैल्शियम का, प्रोटीन का, विटामिन सी का, कार्बोहाइड्रेट का, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2020 का प्रश्न हमसे क्या पूछा? घटिया स्रोत पूछा। घटिया मतलब जिसमें सबसे कम न्यूनता हो, सबसे कम जो है कम, सबसे मतलब कम पाया जाता हो। तो एक चीज तो पता है दोस्त, जैसे आप पढ़ेंगे दूध किसका घटिया नहीं पढ़ पाएंगे, स्रोत पढ़ देंगे। भैया दूध में क्या होती है? प्रोटीन भी होती है, कार्बोहाइड्रेट भी, मतलब आप मारेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक मार देंगे ना। दूध को एक संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें लगभग सभी अनिवार्य पोषक तत्व जो है पाए जाते हैं। लेकिन जो है सबसे घटिया स्रोत जो है ये कह सकते हैं कि सबसे पुअर सोर्स जो होता है, इसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी पहिए नहीं जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या भी है? एस्कॉर्बिक एसिड, थायमीन, टार्टरिक एसिड या साइट्रिक एसिड? बता भैया एस्कॉर्बिक एसिड, थायमीन क्या है? B1 थाई है, ठीक है। टार्टरिक एसिड वो दूध वाला, इमली वाला, दूध वाला, आंवला वाला जो होता है साइट्रिक होता है। तो भैया विटामिन सी पूछा तो ये है आपके एस्कॉर्बिक एसिड। ये क्या है? थायमीन या विटामिन B1 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर दोस्त, देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं 80 नंबर की, क्या है 80 नंबर? भैया 80 नंबर जो है ये आपका इंसुलिन प्राप्त होता है किससे? अदरक प्रकंद से, डहेलिया की जड़ों से, बालसम पुष्प से, आलू के कंद से। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा भाई? विटामिन जो इसमें इंसुलिन पाया जाता है, इंसुलिन किसके उससे पाया जाता है? तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक पॉलीसेकेराइड है। क्या दोस्त? पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, सेकेराइड, ठीक है। यह एक क्या है? पॉलीसेकेराइड है। और किससे पाया जाता है? कि डहेलिया की जड़ों में पाया जाता है दोस्त। किसमें? डहेलिया की जड़ों में पाया जाता है मेरे दोस्त। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी मेरे भाई मेरे दोस्त। अगली क्लास जो है ये होगी कल, ठीक है। ये आपकी क्लास जो है ये कल होगी। तो आप हमें याद दीजिए आज के लिए, और फिर मिलेंगे कल आपसे शाम 7 बजे। 3 तारीख को सुबह 8 बजे से आपकी मैराथन क्लास होने वाली है। तो आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि आप सभी लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। 3 तारीख को सुबह 8 बजे लाइव क्लास रहेगी। तो आप सभी आप अपना महत्वपूर्ण कमेंट कर सकते हैं, सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब भेज दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।